चलिए आज हम इनकम टैक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं जो थ्योरेटिकल है। यूनिट वाइज मैंने आपको समझा रखा है कौन से चैप्टर्स किस यूनिट के अंदर हैं। उसके हिसाब से आपका फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट हो रहा है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम साथ में करेंगे। सेकंड जो फिर अपन क्वेश्चन इस वो चैप्टर अपन इसमें देखेंगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है, वो भी एक तरह से थ्योरेटिकल है। हाँ, कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल की तरह है लेकिन वो थ्योरेटिकल बेसिस पे ही है, वो हम देखेंगे। फिर उसके आगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अपन न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बच्चे के सर हमें न्यूमेरिकल में मज़ा आता है, लेकिन ये इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी पे भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना न्यूमेरिकल पे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल थ्योरी बेसिस पे ही होंगे। थ्योरी में रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अगर वो रूल या रेगुलेशंस जो है आपको, जो आपके सेक्शंस है, वो अगर आपने याद नहीं किए, आपने समझे नहीं, तो फिर आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में दोनों को आपको बराबर वेटेज देना होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, पढ़ने में मजा आएगा। जो आपके प्रैक्टिकल एक्चुअल लाइफ है उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है और बिल्कुल नया, अभी तक आपने इसके बारे में कुछ पहले नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक हम टैक्स की बात करें तो टैक्स आपके दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये दिखाए हुए हैं देखिए। अच्छा, ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में भी ये नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, शो तो मैं केवल इंग्लिश में कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज आपको अलग से भी हिंदी के जो नोट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन में आपको दे रखे हैं, तो आप हिंदी में भी प्रॉपर उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, टैक्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहां इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही पर्सन पे होता है। इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब कराघात और करापात दोनों ही एक ही व्यक्ति पे होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, ये टैक्स जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसे अपने सोर्सेस से ही उसका पेमेंट करना होता है, वो किसी और से इसको वसूल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। सपोज मैं हूं, आपके पेरेंट्स हैं, इन पे क्या लगता है, आप जैसे मुझे, सपोज मेरी एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे इनकम हुई, आपकी फीस वगैरह आ रही है, तो वो मेरी क्या है, इनकम है। अच्छा, अब इनकम पे मुझे क्या देना होगा? टैक्स। गवर्नमेंट कहती है आपको कुछ इनकम हुआ है तो आप उस पर हमें टैक्स दीजिए। मैं कहता हूँ भाई मैं इतनी दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और ये मेरी इनकम है, मैं क्यों दूँ टैक्स आपको? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको सुरक्षा, सेफ्टी दे रहे हैं। और ये पुलिस है, ये जो आर्मी है, ये सब हमारी सेफ्टी करती कि नहीं करती? ठीक है, हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे लाइट, पानी, बिजली, सड़क वगैरह हैं। ठीक है, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, वो सब हम आपको दे रहे हैं। तो भाई आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। हमारे पास, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा, आपसे हम लेंगे तभी तो खर्च करेंगे हम, तो हमें टैक्स देना होता है। तो मुझे इनकम हुई और उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि भाई आपको इतनी इनकम हुई है तो आपको इतना टैक्स देना होगा, तो मैं अपनी ही इनकम से उनको टैक्स दूंगा, मैं वो आप पे उसका बर्डन नहीं डाल सकता। तो करापात एंड कराघात मतलब मुझे पे वो टैक्स लगा और मुझे ही उसका बर्डन क्या करना हो, मेरे पे ही वो बर्डन है, मुझे ही उसका पे करना होता है। ये क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स।
जिसका फॉर एग्जाम्पल जो एक ही एग्जाम्पल है आपका कौन सा, इनकम टैक्स। पहले और भी वेल्थ टैक्स वगैरह होते थे, लेकिन अब वो क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो इनकम टैक्स एक तरह से आपका डायरेक्ट टैक्स ही, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स वो एक ही हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग पर्सन पे हो रहा है। इंसिडेंट करा बात मतलब किसी पे टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बर्डन किसी और पर्सन पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो बाहर, आप सपोज आप बुक परचेज करके लेके आए, आप इनकम टैक्स की बुक लेके आए हो, तो उसमें जीएसटी क्या होता है, इंक्लूड। अच्छा, अब जीएसटी लगता किस पे, देखो जीएसटी शॉपकीपर पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस पे वो लगाया जा रहा है पेमेंट उसी को करना होता है, लेकिन वो उसकी वसूली यानी रिकवरी कहां से करता है, कस्टमर से। आपकी बुक सपोज 300 की आई, तो इसमें जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। शॉपकीपर ने आपसे लिया और वो जीएसटी वो कहां डिपॉजिट करवा देगा, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग हुआ। इंसिडेंट ऑफ टैक्स तो किस पे हुआ, शॉपकीपर पे, जो आपको सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन इंपैक्ट किस पे हुआ, उसका बर्डन किसके ऊपर हुआ, कस्टमर के ऊपर, जो वो सर्विस या गुड्स क्या कर रहा है, परचेज या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स पहले अलग होते थे, अभी भी कुछ चीज़ों में अलग है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें जीएसटी में इंक्लूड हो गई हैं। आपके और एक्साइज ड्यूटी होता है, और आपके इंपोर्ट टैक्स होता है, और भी काफ़ी टैक्सेस हैं, वेट वगैरह, वो सब इसमें इनडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स मतलब कर का दायित्व। आप पे देखो, ये आपकी लायबिलिटी है, ये अंडर जो आपने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 4 में ये चीज है कि अगर आपको कोई इनकम हुई है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिसमें हम टैक्स का असेसमेंट यानी कर का निर्धारण करते हैं, टैक्स का असेसमेंट करते हैं। और कौन से टैक्स का, प्रीवियस ईयर की इनकम। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, वैसे आप समझ लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020-21। ये अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है, मार्च 2021 तक फिनिश होगा, ठीक है। 2020-21 चल रहा है, ये आपका असेसमेंट ईयर है। अच्छा, इसमें हम टैक्स जो असेस्ड करते हैं वो किसका करते हैं, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा आपका, 2019-20 प्रीवियस ईयर है। तो उसमें अगर आपको कोई इनकम है तो असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पे करना होगा। टैक्स कैसे पे करोगे, जो गवर्नमेंट ने जो रेट जो तय कर रखी है, गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल एक्ट लेके आती है हर साल, उसमें प्री डिसाइडेड रेट होती है कि इस रेट से आपको टैक्स देना है, ठीक है। कई चीजों में आपका टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स भी काटा जाता है, कई सिचुएशन में एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट कराना होता है। तो ये आपकी एक लायबिलिटीज है सेक्शन 4 के अंदर कि आपको ये टैक्स पे करना है, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटी है, आप पर्सन हो, आपकी इनकम हुई है तो आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमको समझनी चाहिए क्योंकि काम आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी यानी करदाता, जो टैक्स देता है वो एसएससी होता है। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 क्या लिखा है, ऑफ एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum money is payable under this act। मतलब आप पे किसी भी तरह का टैक्स इस एक्ट के अंदर टैक्स और अदर कोई मनी जो है वो आप पे ड्यू बनती है। अब अदर मनी का मतलब क्या होता है, अदर जो है सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, कई बार आप टैक्स देरी से देते हो तो पेनल्टी भी लगती है, इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो सब उसमें इंक्लूड होता है। तो किसी भी तरह का अगर ड्यू है अमाउंट तो आप एसएससी हो जाते हो।
ठीक है। अब नॉर्मली तो क्या होता है, आपकी इनकम, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकी इनकम है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस इसमें ऐसी भी होती हैं जहां पर किसी और को टैक्स देना होता है, वो अपन देखते हैं। देखो इसमें आपको दे रखा है पहले तो, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ द इनकम or the income of any other person or losses sustained by him and any other person or the amount of refund due to him to any other person। मतलब एक तो मैंने कहा आपकी इनकम है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कई बार इनकम किसी और की होती है लेकिन फिर भी आप ही को टैक्स देना पड़ेगा, किसी और की इनकम पे आपको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स, वो भी इसमें होता है, तभी भी आप एसएससी माने जाओगे। क्या सिचुएशन होगी पढ़ेंगे। देखिए एक तो है, सपोज आप रिप्रेजेंटेटिव हो किसके, माइनर के, माइनर है कोई, उसकी इनकम हो रही है तो अब माइनर थोड़े टैक्स देगा, माइनर के बेसिस पे उसके पेरेंट्स जो हैं वो टैक्स देते हैं। ठीक है। एक आपके कोई मैड पर्सन है, कोई पागल है, अब पागल है तो वो कैसे, उस पर तो लायबिलिटी नहीं बनती कोई, ठीक है, तो उसका टैक्स कौन देगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव, पेरेंट्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गार्जियन हो सकता है। एक फॉरेन नेशन, जैसे मान लो कोई फॉरेन, जैसे आपके क्या होता है, कई बार कोई फॉरेनर है, आप उसके एजेंट हो, आप उसके क्या हो, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव हो। अब इनकम अगर उसको हो रही है इंडिया से तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप उसके क्या हो, एजेंट हो। एक ट्रस्टी होता है जो ट्रस्ट का, अब ट्रस्ट है लेकिन उसका कोई सपोज ट्रस्टी है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे टैक्स पे करना होता है। ये आपका सिचुएशन नॉर्मली रहता है रिप्रेजेंटेटिव में। एक आपके होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ भाई, चूक के कारण करदाता, चूक है ना, आपने कोई गलती की है, आपका टैक्स नहीं बनता लेकिन आपने कोई गलती की है, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार क्या होगा, अपन जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो कई बार आप किसी पर्सन को पेमेंट देते हो तो उस पर टीडीएस काटना होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उसका टैक्स यहीं काट लेते हो पेमेंट देने से पहले और वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हो। अब या तो आपने वो टीडीएस नहीं काटा या काट लिया लेकिन अभी तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाते हो, चूक के कारण करदाता। अब इनकम किसी और की है, आप उसे पेमेंट दे रहे हो, इनकम उसकी है लेकिन टैक्स आपको देना पड़ रहा है, वो एसएससी इन डिफॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए एक तो ये एसएससी अपन ने देख लिया कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है पर्सन। अब पर्सन में कोई भी हो सकता है इनकम टैक्स पर्पस से, जैसे इंडिविजुअल आप हो, मैं हूं, कोई भी पर्सन, राम सीता गीता, ये इंडिविजुअल होते हैं, मतलब एक विविध पर्सन में आके टैक्स देना होता है। एक होता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंबाइंड परिवार होता है ना एचयूएफ, वो भी एक पर्सन माना जाता है, उन्हें भी अपनी इनकम पे, कंबाइंड जो इनकम है परिवार की, उस पर टैक्स देना होता है। इंडिविजुअल इनकम अलग होती है, एचयूएफ की इनकम अलग। अब अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, चैप्टर है एचयूएफ में क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अभी तक आपका डिवाइडेशन है ना, बंटवारा नहीं हुआ है, वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है पूरे परिवार की, उस पर कोई इनकम आ रही है तो वो परिवार की इनकम मानी जाएगी, फैमिली की इनकम, वो किसी इंडिविजुअल की इनकम नहीं होगी। तो एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब इसमें जो आपके मोमडन्स है वो नहीं आते हैं, बाकी सिख है, जैन है, वो सब इसके अंदर आते हैं। चलिए एक कंपनी भी हो इंडिविजुअल होती है, उसे भी आपको एक पर्सन होती है, उसको भी टैक्स देना होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होती कि नहीं होती। फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म होती है, उन्हें भी टैक्स देना होता है, वो भी पर्सन में आते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्म और एओपी में हल्का सा डिफरेंस है। फर्म में क्या होता है, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है,
पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख जो होता है वो तैयार होता है और उसमें सब कुछ रूल्स होते हैं कि किस रेशो में हम प्रॉफिट रेशो बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब होते हैं। अगर वो प्रिपेयर है, प्रॉफिट रेशो सब तय है, तब तो वो फर्म मानी जाती है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं है तो वो फिर एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समुदाय माना जाता है। ठीक है। एक इसमें फिर आपके लोकल अथॉरिटी जैसे जेडीए वगैरह ये होते हैं ना, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, अलग अलग शहर में अलग अलग अथॉरिटीज होती है जो शहर को डेवलप करने के लिए, तो वो भी उनकी भी इनकम होती है, एक्सपेंसेस होता है, तो सब कुछ उनको तैयार करना पड़ता है अपना इनकम टैक्स वाला पूरा सिस्टम। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, अब ये भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आपके एमडीएस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी क्या होती है कि इंडिविजुअल मानी जाती हैं, एक पर्सन मानी जाती हैं, इनकी भी इनकम, एक्सपेंसेस सब कुछ इन्हें शो करना होता है। ठीक है। तो ये पर्सन की कैटेगरीज में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है वो है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, आपको क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं जिसमें पर्सन पूछ लिया, पर्सन पूछ लिया तो पर्सन में आपको ये सारी चीज़ें शो करनी होगी। ठीक है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, तो ये शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके आगे देखिए, असेसमेंट ईयर और उसी के नीचे प्रीवियस ईयर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, टैक्स का असेसमेंट करते हैं, कर का निर्धारण करते हुए कितना टैक्स देना है। अभी फिलहाल जो अपना असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है? 2020-21, 2021, जो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, मार्च 2021 तक फिनिश होगा, ये असेसमेंट ईयर है। ठीक है। अच्छा, इस असेसमेंट ईयर में हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो कौन से के करते हैं? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर भी क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कौन सा ईयर है बताओ? 1 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर कोई पूछे तो 1920 है, 2019-20। और अगर आपको पूछे असेसमेंट ईयर तो 2020-21, ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया। अच्छा, अब नॉर्मल केस में तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो आपको कब देना है? इस साल। ठीक है भाई, पिछले साल में क्या इनकम हुई वो आप टोटल करोगे, फिर टोटल करके अपने ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके और टैक्स दिखाएंगे भैया इतना टैक्स बनता है आपका और जमा कराना होगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर का टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में नहीं, आपको उसी साल डिपॉजिट कराना होगा। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आप ये नहीं कि नहीं साहब अगले साल दूंगा मैं तो टैक्स, अभी तो मुझे इनकम हुई है, ठीक है, इसका असेसमेंट तो मैं अगले साल करूंगा। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको टैक्स क्या होता है, उसी साल पे करना होता है जब वो इनकम हुई है। देखो नीचे दे रखा है एक्सेप्शन। एक तो शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया का यहाँ रेजिडेंट निवासी नहीं है। अब वो शिपिंग बिजनेस मतलब उसका शिप सपोज आया यहाँ पोर्ट पे, बंदरगाह है वहाँ आया और वो कुछ यहाँ बिजनेस करके मतलब कुछ जैसे पोस्ट लेके आ रहा है, कोई पैसेंजर लेके आ रहा है, कोई और कार्गो वगैरह जो सामान वगैरह वो ला रहा है, ले जा रहा है, तो यहाँ पर वो रुकेगा, अपना बिजनेस करेगा और चला जाएगा। अब उसको हम अगले साल कहाँ ढूंढेंगे भाई, कहाँ गया? तो आप क्या कहते हो भाई, आए हो आपने यहाँ बिजनेस किया है तो यहाँ जो भी आपको इनकम अर्न हुई है आप उस पर टैक्स दे के जाइए। जो भी इनकम हुई, अब रेट होती है 7.5%, यहाँ उसने जो भी इनकम हुई है 7.5% टैक्स देगा और फिर रवाना होगा। या फिर उसमें ये होता है कि वो इस तरह का अरेंजमेंट करके जाए यहाँ एजेंट के थ्रू कि 30 डेज में वो उसको टैक्स को क्या कर दे, डिपॉजिट करवा दे। इसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसको यहाँ 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक होता है कोई पर्सन इंडिया छोड़कर जा रहा है
और गवर्नमेंट को लगता है कि अरे इंडिया छोड़कर जा रहा है, इसके वापस आने का कोई चांसेस नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया आप रुको रुको, जाओ तो सही, जाओ आपकी मर्जी, कहीं जाओ आप, लेकिन पहले पूरा टैक्स दे के जाइए, ठीक है, तो आप उससे वहीं पर टैक्स ले सकते हैं। एक होता है कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल बॉडी आर्टिफिशियल जो किसी पर्टिकुलर पर्पज से शॉर्ट टर्म के लिए बने, अब बने ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, पर्पज खत्म हो गया तो वो भी बंद हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो कि भैया ठीक है, आपका पर्पज खत्म हो गया, बंद हो गया, तो आप टैक्स दो, ठीक है। इसमें असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, शॉर्ट पीरियड कोई पर्पज है, पर्पज फिनिश हो गया, इनकम हो गया, टैक्स दो, काम खत्म, अगले साल का क्यों वेट करते हो आप, वो चीज होती है। एक होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैक्स आपसे ले सकती है। एक होता है डिसकंटिन्यू बिजनेस, जैसे कोई बिजनेस बंद हो रहा है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई भी है, बंद हो रही है, अब वो डिसकंटिन्यू हो गई, बंद हो गई, तो जैसे ही बंद होती तो क्या करते हैं, उसकी सारी एसेट्स वगैरह सेल हो जाती है, वो लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देता है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले एसेट सेल करने के बाद जो भी पैसा है, सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना होता है कि भैया अब अगले साल आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप रहोगे नहीं, हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, तो आपको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें अपन असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स का असेसमेंट नहीं करते, आपको उसी साल टैक्स पे करना होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है इनकम वर्ड। अब इनकम टैक्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो इनकम में क्या क्या चीजें आती है, तो ये बहुत लेंदी चीज है, जो हम आगे जितना भी इसमें बुक में पढ़ने वाले हैं वो सब इनकम का ही तो पार्ट है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको छोटा सा लिखा हुआ है, मैंने डिटेल में नहीं लिखा, डिटेल में आपको उसको बुक्स में से देखना है, ठीक है। मैंने नोट्स में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है, अभी मैं वो सारी इनकम्स आपको अगर बताऊंगा अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, ये इनकम वाला जो पार्ट है कि इनकम में क्या क्या आ रहा है, इसको डिटेल में कब देखेंगे, जब हम पूरा इनकम का स्टडी कर लेंगे। भाई इनकम कौन कौन सी है, इंडिविजुअल चैप्टर है, अभी पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं, कौन सी एग्जेम्प्टेड है, वो सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड का मतलब टैक्स फ्री, कौन सी टैक्स फ्री हैं, किस पे टैक्स देना होगा, सबको ऐड करेंगे। तो वो सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आप इनकम का ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें गिवन होगी जो आप पढ़ोगे तो अजीब सा लगेगा यार ये क्या है, ठीक है। तो हल्का सा आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन डीपली इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मली मैंने इनकम का आपको कहा कि भाई आपको कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, कोई आपके सपोज आपके सैलरी आ रही है आपके पास, ठीक है, कहीं से हाउस का रेंट आपके पास आ रहा है, तो वो सब किस में आता है, इनकम में आता है, डिटेल में आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। तो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनकम का वैसे तो इनकम टैक्स में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी, लेकिन जो नॉर्मली प्रचलन में चलता है, तो देखो वहां पर एक अकॉर्डिंग टू जस्टिस लुइस के द्वारा जो है वो दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। देखो मीन्स टाइमली मॉनिटरी रिसिप्ट, जो टाइमली एक मॉनिटरी रिसिप्ट आपके पास है, विच अराइज रेगुलरली फॉर डेफिनेट सोर्स, मतलब जो आपके पास रेगुलरली आ रही है और डेफिनेट सोर्स, उसका सोर्स पता होना चाहिए वो कहां से आ रही है, ठीक है। और दस इनकम हैज बीन लिंक्ड पिक्टोरली टू द फ्रूट्स ऑफ ए ट्री एंड क्रॉप ऑफ फील्ड। ये एक तरह से वही है, आपने एक पेड़ लगाया है और पेड़ से आपको फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी इनकम है, मतलब एक बिजनेस है आपका, उससे आपको क्या मिल रहा है, इनकम आ रही है। या सपोज कहीं जॉब आप कर रहे हो, वहां से आपको इनकम आ रही है, तो वो इस तरह से इसने दिया गया। आपने कहीं पैसा डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर रखा, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई आप काम करते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई आपका बिजनेस है, वहीं से तो इनकम आती है, मतलब सोर्स पता होता है कि इनकम कहाँ से आ रही है, तो वो चीज इसने दी हुई है।
अब इसमें देखो कुछ दे रखा है, फॉर कंसिडरिंग एनी अमाउंट टू बी इनकम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड। कुछ फैक्टर आपको यहाँ कंसीडर करने होते हैं कि भाई इनकम है या नहीं। एक तो सोर्स जो है वो आपका क्या होना चाहिए, डेफिनेट, के कहाँ से इनकम आ रही है। ठीक है, ये हिंदी वाले जो है वो अपने हिंदी वाले नोट्स हैं उसमें प्रॉपर इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। एक इनकम तब होती है जिसकी कोई मनी में वर्थ हो। अरे जिसकी मॉनेटरी आपकी कोई वैल्यू होती है वही तो इनकम होगी। ठीक है, अब वो मनी में भी हो सकता है। सपोज आपको कहीं से टीवी मिला, अब टीवी की भी कोई वैल्यू है, 10,000, 20,000, 50,000, तो वो जब वैल्यू मनी में आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो तो ही वो इनकम मानी जाती है। एक वेदर ए रिसिप्ट इज इनकम और नॉट, ये कब डिसाइड होता है, जब वो रिसिप्ट हो रही है। ठीक है, जब आपके पास वो पैसा आ रहा है तब ये डिसाइड होगा कि भाई ये इनकम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज उधार लिया, लोन लिया, अभी मेरी इनकम है क्या? नहीं, ये तो आपने लोन लिया है। हालांकि इसमें अपन एक्सेप्शन वगैरह पढ़ेंगे आगे वाले, लेकिन नॉर्मली अपन लोन लेते हैं, गवर्नमेंट बोले टैक्स दो, आपने 10,000 का है, आपकी इनकम हुई। वैसे मेरी इनकम नहीं है, ये तो मैंने क्या दिया है, क्या लिया है, लोन लिया है। आपने बैंक से घर बनाने के लिए 25 लाख का लोन ले लिया, 25 लाख का लोन ले लिया आपने घर बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट बोले कि यार आपके 25 लाख अकाउंट में है, पैसा दो, आप टैक्स दो। बोले कि साहब ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मैंने उधार लिए हैं, मुझे वापस देने होंगे। तो जब पैसा आता है तब पता चलता है कि वो आपकी इनकम है या नहीं है, उसी समय डिसाइड होता है। एक इनकम शुड कम फ्रॉम आउटसाइड। आप अपने आप से इनकम कमा सकते हो क्या? नहीं, इनकम हमेशा कहीं और से, आउटसाइड से आनी चाहिए। आप अपने आप से, कोई आप खुद ही परचेज कर रहे हो, आप खुद ही सेल कर रहे हो और खुद को इनकम हो रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक नो डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल इनकम। देखो इनकम टैक्स में ये होता है कि चाहे इनकम लीगल हो इलीगल हो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस टैक्स चाहिए। ठीक है, आपकी इनकम हुई है, आप टैक्स दो। हाँ, इलीगल हुई है तो अदर एक्ट हैं कि भाई आप पे कोई कार्रवाई होती है, जेल होती है, कोई और चीज, पनिशमेंट, पेनल्टी, वो अलग चीज है। इनकम टैक्स का काम केवल ये है कि आपकी इनकम हुई है तो टैक्स दीजिए आप। ठीक है, एक डिस्प्यूटेड इनकम इज आल्सो टैक्सेबल। अब कई बार क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है, भाइयों में लड़ाई झगड़ा है, किसी और में चल रहा है कि नहीं ये मेरा है या मेरा है, और इनकम में डिस्प्यूट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, भाई आप लड़ाई झगड़े करते रहो, आपका लड़ाई झगड़ा कोर्ट निपटाएगा, हमें उससे लेना देना नहीं है। अभी ये इनकम किसके पास जा रही है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो किसी एक से इनकम, एक के पास इनकम जा रही है, आपने टैक्स ले लिया, तो फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकता साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है। अरे प्रॉपर्टी का डिसाइड तो कोर्ट करेगा। अभी इनकम किसके पास जा रही है, तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास, कि मेरे पास है, तो आप टैक्स दो और फिर बाद में आप कोर्ट में से लड़ते रहो। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है। एक रेगुलरिटी ऑफ इनकम इज नॉट एसेंशियल। देखो रेगुलर इनकम हो ये जरूरी नहीं है। सपोज आपकी कोई एक प्रॉपर्टी थी, वो आपने सेल कर दी। ठीक है, सपोज वो प्रॉपर्टी जो थी आपकी मदर के नाम है। अब आपकी मदर हाउसवाइफ है, उनकी कोई वैसे इनकम नहीं है, लेकिन उनके नाम, मतलब सपोज उनको उनके पीहर से मिली थी कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो चीज़ है तो वो उनकी होती है। ठीक है, अब उन्होंने उसे सेल किया और सेल करने से क्या हुआ, उनके पास पैसा आया, प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल गेन में आता है। प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन में आता है। अब वो इनकम हो गई उन्हें, तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो बोले कि साहब मेरे को जो रेगुलर इनकम टैक्स होता नहीं, मैंने तो कभी रिटर्न भी नहीं भरा। कि नहीं भरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अब भरिए, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आगे कोई इनकम नहीं हो, लेकिन एक बार तो हो गई ना। तो इनकम रेगुलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन से कोई इनकम होती है, वो भी इनकम की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद कुछ इसमें एग्जेम्प्टेड पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर नॉट इनकम। देखो क्या होता है, कई बार आपके कुछ अपन पेमेंट देते हैं, या उसमें क्या होता है आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, मतलब आपको क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, तो वो इनकम की कैटेगरी में नहीं आता। कोई
कहीं एक्सपेंसेस हो रहा है और वो एक्सपेंसेस की आपको छूट मिल गई कि आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो इनकम नहीं मानी जाएगी। एक पर्सनल गिफ्ट, देखो क्या होता है, गिफ्ट अपन आगे पढ़ेंगे। एक तो पर्सनल जो फैमिली से गिफ्ट जो मिलता है आपको रिलेटिव से, वो एग्जेम्प्टेड होता है, वो इनकम में नहीं आता। लेकिन हाँ, अदर पर्सन कोई गिफ्ट देता है तो उसमें कुछ लिमिट होती है, अपन पढ़ेंगे 50,000 तक एग्जेम्प्टेड होता है। उसके ऊपर अगर कोई गिफ्ट होता है अमाउंट तो वो टैक्सेबल होता है, ठीक है, वो आगे देखेंगे। लेकिन पर्सनल गिफ्ट नॉर्मल समझिए इनकम नहीं होती है। एक एंटीसिपेटेड इनकम, मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे को इस साल 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। अरे प्रॉफिट होने वाला हुआ थोड़ा ही है, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड इनकम जो होती है वो इनकम नहीं होती। हाँ, इनकम जब होगी तब वो इनकम मानी जाती है। आप पहले से जो है कोई अनुमान लगाते हो तो वो इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक आपके इनकम बिकम्स टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल थ्रू इट इज रिसीव्ड लेटर ऑन, मतलब जैसे क्या होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि जब इनकम हो या तो आपको हो गई है या रिसीव्ड, दोनों में से जो पहले हो गई वो टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अब पूरे 12 महीने की सैलरी होती है। सपोज अभी तक आपको 10 मंथ की ही सैलरी दी है, 2 महीने की इस साल आपको अभी सैलरी नहीं दी गई है, तो आपको टैक्स कितने महीने की सैलरी पे देना पड़ेगा? पूरे 12 महीने की पे। क्यों ऐसा? क्यों साहब, मिली तो 10 महीने ही है। अरे आपको रिसीव्ड तो 10 महीने हुई है, लेकिन ड्यू तो हो गई ना पूरे 12 महीने की। वो आपकी इनकम है, एसेट से नहीं है तो आएगी। आपको टैक्स पूरे 12 महीने पे देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा इसका अपन देख लें कि 12 महीने की सैलरी आपको मिल गई, लेकिन आपने 2 महीने की एडवांस भी ले ली, अगले साल की इस बार ले ली आपने, पूरे 14 महीने की ले ली सैलरी, तो आपको 14 मंथ पे टैक्स देना पड़ेगा, पूरे 14 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो फिर 10 महीने का ही देना पड़ेगा, क्योंकि उस साल के 2 महीने का टैक्स आप इसी साल दे चुके हो। तो रिसीव्ड और ड्यू दोनों में से जो पहले होता है उस पे आपको टैक्स देना होता है। ये डिटेल में हम आगे जो सैलरी वाला चैप्टर है उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक फिर रिसीव फ्रॉम एक आपकी 2 टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट, एक होती है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब यूज ऑफ इनकम, आपको कोई इनकम हो रही है उसमें यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से आपका क्या होता है, सपोज इंश्योरेंस का पैसा भी कट रहा है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसका पैसा कट रहा है, आपकी पीपीएफ प्रोविडेंट फंड होता है ना उसका पैसा कट रहा है, आपके कोई लोन आपने लिया हुआ था उसका पैसा भी अब कट के आपको 80,000 मिल रहा है, तो आपको टैक्स कितने पे देना होगा? पूरे 1 लाख पे। अरे टैक्स तो पूरा 1 लाख, इनकम तो आपकी 1 लाख ही मानी जाएगी, ठीक है। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे कि पीएफ में इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका कुछ डिडक्शन मिलता है, वो बात की बात है, लेकिन इनकम में तो पूरी 1 लाख काउंट होगी। तो एप्लीकेशन इनकम जो होती है उसकी कोई छूट नहीं मिलती, वो टैक्सेबल होता है, मतलब पूरे 1 लाख पे टैक्स देना होता है। एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, आय का मोड, डाइवर्जन ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है, आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है और उसमें प्री कोई आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें कुछ पार्ट आपको किसी और को डाइवर्ट करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड मिलकर कहीं पर 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए, अब 40,000 उसके थे, 60,000 आपके थे, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट आया, अब इंटरेस्ट आया तो उसमें 40% तो आपको किसको देना पड़ेगा? आपके फ्रेंड को, और आपका तो 60% ही रहेगा, ठीक है। तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। 60% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 40% पे आपका फ्रेंड देगा, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्सेबल होता है, ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए, एक आपको कोई धर्मादा गौशालाकार कोई पेमेंट वगैरह मिलता है रिसीट, तो वो भी इनकम में ही आता है। एक पिन मनी, पिन मनी क्या होता है भाई?
पिन मनी क्या होता है? जो घर में जो जैसे आपने एक्सपेंसेस के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपने क्या दिया? पेमेंट दिया घर पे, घर के खर्चे के लिए। सपोज आपके फादर हैं, उन्होंने 10,000 आपकी माताजी को मंथली खर्चे के लिए देते कि भाई घर का सामान खरीद लेना। अब उन्होंने सामान खरीद के सपोज 2,000 रुपये वो पर मंथ बचा लेती हैं। वो आया था ना नोटबंदी में, किसी ने शक्कर के डब्बे में, किसी ने वहाँ छुपा रखे हैं, वहाँ छुपा रखे हैं, ठीक है। बाद में पता चल गया कि साहब इतने पैसे बाहर निकले, मांगते थे तो कभी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, लेकिन जब निकले तो फिर डब्बों में से पैसे निकलने शुरू हो गए। तो वही चीज, तो जो बचाया हुआ अमाउंट होता है घर के खर्चों में से, वो पिन मनी होता है और वो टैक्सेबल नहीं होता। अरे वो इनकम थोड़ी है, इनकम तो आपके पिताजी को हुई थी, ठीक है, उसमें से वो 10,000 उन्होंने घर खर्चे के लिए, तो उसमें से कुछ पैसा बच गया, वो पिन मनी होती है, वो इनकम नहीं होती है, ठीक है, वो इनकम का पार्ट नहीं है। तो ऐसे ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझा रखी हैं, आप इनको पढ़ना, इंग्लिश में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ लेना, नोट्स प्रोवाइड हैं अलग से आपके पास, और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलिए अब एक इसमें छोटी सी चीज़ और देख लीजिए। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो टोटल जो इनकम है उसे हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, 5 हिस्सों में। पहला क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी में क्या आता है भाई? आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वहां से आपको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, अदर कोई बेनिफिट्स, बोनस, कमीशन, सब इसमें आता है सैलरी में। एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझना कि अपन हाउस को सेल कर रहे हैं इनकम हो रही, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का मतलब रेंटल इनकम होती है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है और वहां से क्या आ रहा है? आपके पास रेंट, किराया आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होती है। एक आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोफेशनल हो, जैसे सीए है ना, डॉक्टर हैं, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन से इनकम आती है। एक होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है ना, ये होता है कैपिटल एसेट्स कोई बेच रहे हो। कैपिटल एसेट्स मतलब मैंने कहा कोई बिल्डिंग बेच रहे हो, घर बेच रहे हो आप, सब कुछ, ठीक है, लैंड बेच रहे हो, कोई और कोई मशीन प्लांट वगैरह जो होते हैं, कोई कैपिटल एसेट्स को अगर अपन सेल करते हैं, कोई जमीन बेच रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल गेन में आता है। एक फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब ये जो ऊपर के 4 हेड्स में जो इनकम नहीं आती वो कहाँ आती है? अदर सोर्सेज में। बहुत सारी इनकम अपन पढ़ेंगे इसमें। एक तो इम्पॉर्टेंट आपके जैसे इंटरेस्ट है, बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है तो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, वो इसी में आता है। आपने कहीं पर और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है, वो कैजुअल इनकम जो होती है। कैजुअल मतलब आकस्मिक आय, जैसे लॉटरी लग गई आपको, ठीक है, आप केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में पैसा जीत गए, आपने हॉर्स रेस में कहीं पैसा लगाया, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो सब किस में आती हैं? आपके अदर सोर्सेज में। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम देखेंगे। अब सारी इनकम को हम इन हिस्सों में बांट देंगे, इन सब का अलग अलग इनकम टोटल कर लेंगे कि भाई सैलरी से कितनी इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी हो रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी हो रही है, कैपिटल गेन से कितनी हो रही है, और अदर सोर्सेस से। 5 हेड्स की इनकम का हम करेंगे टोटल, ठीक है। टोटल करने पे जो इनकम आती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होती है भाई? ये आपका टोटल 5 हेड्स की इनकम है। अभी तक इसमें से कोई डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80 हम पढ़ेंगे, बहुत सारे डिडक्शन यानी छूट पढ़ेंगे हम, बहुत सारी कटौतियां जिसमें आपको छूट मिल जाती हैं, वो अभी लेस नहीं की हैं। तो डिडक्शन से पहले की जो टोटल इनकम वो ग्रोस टोटल इनकम होती है। फिर उसमें से हम डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80 पढ़ेंगे, 80C, 80CCC, 80E, 80G, बहुत सारे डिडक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। वो लेस करने के बाद जो इनकम आती है उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम या नेट इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम। इस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 हेड की इनकम ऐड करने के बाद आपकी इनकम हुई 10 लाख, ये तो हुई ग्रोस टोटल इनकम।
अब इसमें से जैसे आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो 80C अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें डिडक्शन मिलता है। बच्चों की ट्यूशन फी जो डिपॉजिट होती है स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में फी जमा कराते हैं, उसकी भी पेरेंट्स को छूट मिलती है, वो भी 80C में लेस होता है। आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है 80D में, तो काफ़ी चीज़ों की छूट मिलती है। सपोज इन सब की छूट मिलाने के बाद में 150 होता है, तो 150 माइनस हो जाएगा, 10 में से 150 डिडक्शन माइनस हो गया, कितना बचा? 8,50,000। उस पे आपको टैक्स देना होता है, वो होती है टोटल टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम। ठीक है, तो ये चीज तो अपन ने इनकम से रिलेटेड देखी। एक बार आप यहां देखिएगा, इस चैप्टर में एक पोर्शन और है एग्रीकल्चर इनकम का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे देखिएगा। मैंने फिर कहा, आपके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लासेस में पूछ लीजिए। थैंक यू।